हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। प्रोब एंड पोंडर, जांचिए और विचार कीजिए। व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अपहिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड? कि ऊपर चढ़ाई पर साइकिल चलाना फ्लैट ग्राउंड पर चलाने से मुश्किल क्यों लगता है? Why is it easier to sleep on a wet surface? कि गीले सरफेस पर फिसलना स्लिप होना आसान क्यों होता है? Why do we feel light? हम लाइट क्यों फील करते हैं? और like we are floating just after our swing reaches its highest point and begins to come down. कि झूला अपनी सबसे ऊंची बिंदु पर पहुंचकर जैसे ही नीचे आना शुरू करता है तब हमें हल्का या तैरते हुए जैसा क्यों महसूस होता है? शेयर योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी लगता है आपके माइंड में क्वेश्चन है जो भी फोर्सेस से रिलेटेड है ना, आप यहाँ पे वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इट वॉज अ विंडी डे, कि वो एक तेज हवा वाला दिन था। सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। जो सोनाली और रागिनी थे साइकिल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। दियर समर वेकेशन had just begun and they wanted to explore the beautiful landscapes around their village. उनकी जो समर वेकेशन थी, गर्मियों की छुट्टियां अभी शुरू हुई थी और वो अपने गांव के आसपास की सुंदर प्राकृतिक जो भी दृश्यावली थी उसको देखना चाहती थी। After pumping air into their bicycle tires, they set off. साइकिल के टायरों में हवा भरने के बाद वो निकल पड़े। As they rode through the village, the wind rushed past them. जैसे ही वे गांव से होकर गुजरी, हवा तेजी तेजी से उनके पास से गुजरी। Oh no, the wind is pushing me hard. अरे नहीं, हवा मुझे जोर से धकेल रही है। Said रागिनी, रागिनी ने कहा। Smiling, सोनाली replied. स्माइल करते हुए सोनाली ने जवाब दिया। We are riding against the wind. कि हम हवा के अगेंस्ट खिलाफ चल रहे हैं। We must push our pedals harder to move faster. हमें तेज चलने के लिए पैडल और जोर से दबाने होंगे। Their ride took them up a long path to a hilltop. उनकी सवारी एक लंबे पाथ से पहाड़ी की चोटी तक ले गई। Some parts of the road were rough, where they found it hard to पैडल, while other parts were smoother. सड़क के कुछ हिस्से ना कैसे थे, रफ थे, मतलब उबड़ खाबड़ थे, जहाँ पैडल मारना मुश्किल था, और जबकि अन्य हिस्से थे वो समतल थे, स्मूथ थे। When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance. जब वो ऊपर पहुंची और दृश्य का आनंद ले रही थी, तभी उन्हें क्या था, थंडर सुनाई दिया, गरज सुनाई दी और दूर बिजली की उन्होंने चमक देखी। Even though it looked beautiful, हालांकि वो दृश्य सुंदर लग रहा था, they decided to head back immediately. फिर भी उन्होंने तुरंत लौटने का निर्णय लिया। On the way back, वापस आते समय, while passing a herd of sheep, they pressed their bicycle bells and turned the handles to change direction. वापिस आते समय जब वो भेड़ों के झुंड से गुजरी तो उन्होंने अपने साइकिल की क्या घंटियां बजाई और डायरेक्शन चेंज करने के लिए उन्होंने हैंडल मारे। As they were coming down the slope of the hill, जैसे ही वो पहाड़ी की ढलान से नीचे आ रही थी, they realized that their bicycle were moving down at a great speed, even though they were not paddling. ठीक है, तो जैसे वो पहाड़ी की ढलान से नीचे आ रही थी तो उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, कि उनकी साइकिल बहुत तेज से नीचे जा रही है जबकि वो पैडल भी नहीं मार रही थी। तो इस पर सोनाली येल्ड, सोनाली चिल्लाई, इट्स थ्रिलिंग, ये तो रोमांचक है।
इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउनहिल, व्हाट कुड इट बी? ऐसा लगता है कोई हमें नीचे खींच रहा है, यह क्या हो सकता है? तो 5.1 टॉपिक है व्हाट इज अ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स क्या है। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल। आइए हम एक्सपीरियंस करते हैं। पुश करना धक्का लगाना, एंड पुल मतलब खींचना। ठीक है, तो हम पुश और पुल के एक्सपीरियंस को करने की कोशिश करें। एक्टिविटी 5.1 लेट अस एक्सप्लोर। आइए खोजते हैं। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बोर्ड बॉक्स। ठीक है, आपको एक बड़ा गत्ते का डिब्बा लेना है। ट्राइंग मूविंग द बॉक्स इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। जितने तरीकों से आप सोच सकते हैं उतने तरीकों से आपको डिब्बे को हिलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है ना कि ये किस तरीके से कर रहे हैं ना, मतलब सब अलग अलग तरीके से। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे देन शोन इन फिगर 5.1? कि क्या आप बॉक्स को मूव करते हैं और इन एनी अदर वे, और अदर तरीकों से, किसकी बजाय, जैसे इनमें दिखाई दिया है। इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स। और ऑल द वेज, जो भी तरीके हैं जिसका कि आप यूज कर रहे हो बॉक्स को मूव करने के लिए, यू हैड टू अप्लाई अ पुश और पुल टू द बॉक्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको पुश धक्का लगाना पड़ता है या पुल आपको खींचना पड़ता है बॉक्स को। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। इसका मतलब क्या है कि जो हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, हमने पुश किया या पुल किया किसी भी जो ऑब्जेक्ट को, उसी को हम साइंस में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन बन जाती है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक 5.3 व्हाट कैन अ फोर्स डू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फोर्स जिन बॉडीज पर लगाया जाता है उनके साथ क्या कर सकता है, मतलब फोर्स से क्या क्या हो सकता है, आपको इसमें ये बताना है और इसे हम एक्टिविटी के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, we experience push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it। कि हम अपने डेली की लाइफ में पुश करना या पुल करने का एक्सपीरियंस हर टाइम करते हैं, है ना, बिना फील किए, बिना महसूस किए। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम। आइए इन एक्सपीरियंसेस में से कुछ को याद करें और उनको एनालाइज करें। एक्टिविटी 5.2 लेट अस एनालाइज। आइए एनालाइज करते हैं। थिंक ऑफ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन सोचिए। ठीक है, वेयर अ फोर्स, जहाँ पे एक फोर्स आप पुश या पुल कर रहे हैं, इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1। ठीक है, आपको एक ऐसी सिचुएशन को सोचना है जहाँ पे कि आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ठीक है, और उसको आपको ये जो टेबल दिखाई गई है आपको इसमें लिस्ट करना है। एनालाइज each सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1। आपको एनालाइज करना है इन सिचुएशंस को और उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट क्या है वो भी आपको इस टेबल में राइट करना है। सम सिचुएशंस एंड देयर इफेक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू। कुछ सिचुएशन और उसके जो प्रभाव हैं वो आपको पहले ही दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं टेबल 5.1 डिफरेंट एक्शंस एंड दियर इफेक्ट्स, की अलग अलग क्रियाएं और उनके प्रभाव। तो देखो फर्स्ट नंबर पे क्या एक्शन हो रहा है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, जो मतलब कह रहा है कि आपका फ्रेंड है, उसने आपकी बाइसिकल को होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है, ठीक है, पीछे से, ताकि वो उसको रोके। तो इसमें आपको बताना है वो उसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। वो उसको पुल करेगा, खींचेगा, है ना, ताकि वो रुक जाए। स्टॉपिंग, और अब इससे असर क्या होगा, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। इससे क्या होगा, क्या पता, वो देखो जितना पुल करेगा उसको, अगर बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है तो वो क्या करेगा, साइकिल को क्या है, उसको स्टॉप कर देगा या उसकी स्पीड को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिटिंग अ मूविंग बॉल विद द बैट। बैट के साथ बॉल को हिट करना। अब इसमें देखो बॉल को हम हिट कर रहे हैं बैट से, तो यानी हमने इसको पुश किया है। अब इससे क्या इफेक्ट होगा,
चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल। अब देखो बैट से हमने बॉल को मारा तो क्या आएगा, बॉल क्या पता किस डायरेक्शन में जाए, है ना, तो वो बॉल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। थर्ड है हमारे पास प्रेसिंग एंड इन्फ्लेटेड बैलून। जो फुला हुआ बैलून है आपने उसे प्रेस करना है, उसे दबाना है। तो अब आप उसको दबा रहे हो तो इट मीन क्या कर रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो। इससे क्या आएगा, चेंज इन शेप ऑफ द बैलून, बैलून की शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री जो एक्शन दिए गए थे, पुश है या पुल है और उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है, ये हमें बताया गया है। अब इसमें देखो हम अपनी तरफ से और भी जो एग्जाम्पल है लिस्ट कर सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं राइट कर रही हूँ, ओपनिंग अ ड्रॉर। ठीक है, हम जब ड्रॉर को खोलते हैं, ठीक है, ड्रॉर को खोलते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं। ठीक है, उसे खींचते हैं। तो ड्रॉर को जब आप पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो उससे क्या होता है, जो आपका ड्रॉर होता है, ठीक है, ड्रॉर कम्स आउट, ड्रॉर क्या हो जाता है, बाहर की तरफ खुल जाता है ना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, पुल किया है। इस तरीके से हम और भी एग्जांपल्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, है ना, आप उनको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, कि इन एग्जांपल्स से आपने क्या निष्कर्ष निकाला। डज द फोर्स cause a मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, क्या फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। कैन इट चेंज स्पीड, क्या ये बदल सकता है स्पीड को, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन को, और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसकी शेप को चेंज कर सकता है क्या। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इन एवरीडे लाइफ, डेली की लाइफ में, we come across many situations where a force is applied, कि हमारी डेली की लाइफ में हम कई ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पर फोर्स को अप्लाई किया जाता है ना। डेली की लाइफ में देखो हमारा होता ही है डेली की लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर को खोलना, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, उसको खींचना, फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, एक फील्डर है वो बॉल को रोकता है, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन मूविंग बाइसिकल, ठीक है, जो ब्रेक लगाना, ठीक है, चलती साइकिल पे ब्रेक लगाना, रोलिंग अ चपाती, रोटी को बेलना, और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा, या ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग मोड़ना। व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या कह रहा है कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, देखो जैसे आपको पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है कि ये ड्रॉर खोल रहा है ना, रबड़ को स्ट्रेच कर रहा है, यहाँ पे बॉल को यहाँ पे क्या पकड़ रहा है इस तरीके से। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन सब पे क्या हो रहा है, इन सभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हमने बताना है कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में, कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट पे क्या क्या होगा, क्या क्या मतलब चेंजेस हो सकते हैं, या एक फोर्स लगा के क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट अवस्था से चलाना। मान के चलो कि अब कोई चेयर पड़ी हुई है कहीं पे, ठीक है, और मैंने उसको क्या किया, मैंने इसको पुश करना शुरू कर दिया, तो चेयर क्या हुई, चेयर पहले रेस्ट पे थी, एक जगह थी, अब मैंने इसको मूव कर दिया। ठीक है, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं अगर वो मूव कर रही है। ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है अगर, तो उसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकती हूँ। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आकार में चेंज लाना। कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, इनमें से कुछ या सभी इफेक्ट्स उत्पन्न करना। तब देखो ये लड़का क्या पूछ रहा है, डज दिस मीन दैट whenever there is a change in speed or direction or change in shape a force is acting on the object। देखो लड़का क्या कह रहा है कि क्या इसका मतलब है कि जब भी
गति, ठीक है, कि जब भी क्या है स्पीड या डायरेक्शन में चेंज होता है या उसके क्या है आकार में, उसकी शेप में बदलाव होता है, तब ऑब्जेक्ट पर फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है, तो ये बोलता है। अब लड़की क्या जवाब देती है, यस, हाँ, नन ऑफ दिस टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, इनमें से कोई भी चीज फोर्स के काम के बिना नहीं हो सकती, है ना। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई ऑब्जेक्ट है खुद से मूव नहीं करेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती। तो ये सब क्या है एक्ट जो भी होंगे हमारे फोर्स की ही वजह से होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अ स्टेप फर्दर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सपोज कीजिए कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ठीक है, एक जगह है। डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। It means that the forces acting on the object are balancing one another. इसका मतलब होगा कि उस ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। You will learn about balanced forces in higher grades. और आप बैलेंस फोर्सेस के बारे में कब रीड करेंगे, आप हायर क्लासेस में इसे रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 5.3 आर फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। कि क्या फोर्स दो या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन करता है, ठीक है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या ये एक इंटरेक्शन है। When you push a table, जब आप टेबल को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कि मैं किसी टेबल को पुश कर रही हूँ, धक्का लगा रही हूँ, तो मेरा हाथ क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो फोर्स लगा रहा है किस पे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट है जो पुश कर रहा है और मैं टेबल को पुश कर रही हूँ तो टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। Here we say that your hand and the table are two objects. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाथ है और जो टेबल है वो दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। आपको जो टेबल 5.1 दी गई है उसमें दिए गए सभी एक्शन के बारे में सोचिए। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिस ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हर क्रिया में, ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। डू यू नोटिस दैट फोर्सेस रिजल्ट ओनली। क्या आप जानते हैं कि फोर्स तभी रिजल्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टिंग इन सम वे और द अदर, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो किसी तरीके से या दूसरे तरीके से। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल से वी कैन इन्फर दैट, हम क्या बोल सकते हैं इन एग्जाम्पल से कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, कम से कम दो ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो इंटरेक्ट करने ही चाहिए फोर्स के लिए, ताकि क्या है कि टू कम इनटू प्ले, ताकि वो इसमें आ सके। अब देखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है ये कि फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश और पुल है, ठीक है। या तो हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किससे, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि दो ऑब्जेक्ट का क्या है आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, किसके साथ, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन, जिसको हम राइट करते हैं फ्रॉम अ स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन से तो हम क्या है इस तरीके से दिखा देते हैं इसको, ठीक है, न्यूटन। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा कैपिटल एन, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल एन। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टेप फर्दर, ठीक है, और स्टेप फर्दर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अभी तक तो हमने फोर्स के बारे में जान लिया है। अब देखते हैं स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। व्हेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड, जब आप अपने हाथों से टेबल को पुश करते हो, ठीक है, तो डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू। तो क्या आपने फील किया है कि आपके हाथों पर भी फोर्स लग रहा है।
द मोमेंट यू स्टॉप्ड पुशिंग, और वो मोमेंट जब आप पुश करना स्टॉप कर देते हो, बंद कर देते हो, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर, तो जो आपकी हाथों पर जो फोर्स होता है वो भी गायब हो जाता है। व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स फ्रॉम द अदर, दूसरे से क्या है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एज सुन एज द इंटरेक्शन, और जब जितनी जल्दी ये इंटरेक्शन सीजीज, द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही ये जो इंटरेक्शन है, सीजीज मतलब खत्म होता है, ठीक है, सीजर्स मतलब खत्म होना, तो जैसे ही जितनी जल्दी क्या होता है कि ये इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स का एक्सपीरियंस होना भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट है 5.4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस की अलग अलग टाइप क्या है। तो फर्स्ट है 5.4.1, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट नाम से पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट में आने पे है ना जो फोर्स लग रहा है आपका। इन मैनी सिचुएशन, बहुत सी सिचुएशन में, वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। बहुत सी सिचुएशन में हम पाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट, ये कॉन्टैक्ट आपका डायरेक्ट हो सकता है, सच एज यूजिंग आवर हैंड, जैसे कि हम अपने हाथ का यूज़ कर रहे हैं, और अदर बॉडी पार्ट या किसी अदर बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, सच एज यूजिंग अ स्टिक और रोप, जैसे कि मान लो कि मैं स्टिक की हेल्प से कर रही हूँ या रस्से की हेल्प से कर रही हूँ, है ना, कॉन्टैक्ट। फोर्सेज ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये क्या कह रहा है, फोर्सेस की वो टाइप जो एक्ट करती है कब, जब क्या है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, आपकी बॉडी का कांटेक्ट होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उन्हें हम कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, ठीक है, ये भी किसका टाइप है, ये भी हमारे फोर्स की टाइप है, ठीक है। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स, कि एक और जो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो हमारा मस्कुलर फोर्स है। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वॉक कर रहे हैं, रनिंग करना, लिफ्टिंग कुछ उठाना, पुशिंग धकेलना, जंपिंग कूदना, और स्ट्रेचिंग खींचना, है ना, तो हम जो भी ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, तो इसके दौरान जो फोर्स लगती है ना, जो इन एक्शन को करने में फोर्स लग रहा है, वो हमारी बॉडी की मसल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। अब मान के चलो कि आप किसी कुछ उठा रहे हो या कोई आप पुश कर रहे हो, तो उसमें क्या आपने पुश किया किसी चीज को, आपने अपनी हैंड का यूज किया उसमें, है ना, तो आपकी मसल्स का यूज, और आप कुछ लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, तो आपकी मसल्स का यूज हो रहा है उसमें। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो पूछा जा सकता है मस्कुलर फोर्स क्या होता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, तो मस्कुलर फोर्स है जो हमारा, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो, जो फोर्स लगता है किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स के एक्शन की वजह से लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। Muscular force occurs when muscles contract and elongate while doing any activity. जब मसल्स, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब मसल्स किसी काम के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है या इलोंगेट होती है या फैलती है, ठीक है, तब जो मस्कुलर फोर्स है वो जनरेट होता है, वो उत्पन्न होता है। Animals, birds, fish and insects use muscular forces for movement and survival. जानवर हो गए, जो पक्षी हो गए, मछलियाँ होगी, जो भी कीट पतंगे होते हैं, है ना, वो अपने चलने फिरने और जीवित रहने के लिए क्या है, मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, humans use the muscular force of some animals to carry out many tasks for a long time. और इंसान मस्कुलर फोर्स का यूज कब कर रहा है, ठीक है,
उसका यूज़ करते हैं ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल से, जैसे कैरी आउट करने के लिए वर्क। अब आपने देखा ये जानवरों का यूज़ कर रहे हैं, है ना, हल लगाने के लिए। यहाँ पे जैसे ये बैल जो भी इसमें हॉर्स कार्ट में जा रहे हैं, है ना, घोड़ा गाड़ी में, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही लंबे टाइम से क्या है कि इनका यूज़ किया जा रहा है बहुत से कामों को करने के लिए। नेक्स्ट है एवर हेड ऑफ, एवर एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है? मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी टू, कि जो मस्कुलर फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर कई कामों में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस फोर्स हेल्प्स अस च्यू फूड, ये फोर्स हमें चबाने में मदद करता है, एंड पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये फोर्स हमें भोजन को चबाने में, डाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसे, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उससे आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्सपेंशन यानी जो फैलाव है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो सिकुड़ता है, ऑफ आर हार्ट मसल्स, हमारी हार्ट की मसल, allows the blood to circulate in our body, a process essential for survival। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे हार्ट की जो मसल्स का फैलना और सिकुड़ना हमारी बॉडी में ब्लड के, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड के सर्कुलेशन को पॉसिबल बनाता है, जो कि हमारी जीवित रहने के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। A ball rolling on a flat ground stops on its own after some time, कि जो एक आप देखना फ्लैट ग्राउंड होता है, उस पे कोई बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही रुक जाती है ना। आप खुद ही देखना, एक बॉल को फेंकना, वो थोड़ी आगे जाएगी और कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। इफ वी स्टॉप पैडलिंग और बाइसिकल ऑन अ फ्लैट रोड, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप। अगर हम जो फ्लैट रोड है, ठीक है, फ्लैट सड़क है, उस पे साइकिल चलाते समय पैडल मारना बंद कर दें, तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और रुक जाती है। इफ द रोड इज रफ, अगर सड़क है रफ है, ऊबड़ खाबड़ है, इट स्टॉप सूनर देन ऑन अ स्मूथर रोड, तो ये स्मूथ रोड की कंपैरिजन में जल्दी रुक जाती है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंसेस, आपने ऐसे कई एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे। What causes the change in the speed of objects in such situations? ऐसी situations में जो objects की speed में change का कारण क्या होता है, ठीक है, वो क्यों रुक जाती हैं? We have learnt earlier that a force is essential to change the speed of an object, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमने पहले सीखा है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलने के लिए फोर्स का होना जरूरी है, अभी हमने किया था ना आगे पीछे टॉपिक में। However, in all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to a stop after some time। कि लेकिन इन सभी सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट्स पे कोई फोर्स काम करता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर भी उनकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ टाइम के बाद तो वे रुक जाती हैं। इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज indeed एक्टिंग ऑन देम, विच फोर्स इज दैट, कि क्या ये पॉसिबल है कि रियल में कोई फोर्स उन पर काम कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है? एक्टिविटी 5.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए जांच करें। टेक एन ऑब्जेक्ट विद द फ्लैट बेस सच एज एन एम्प्टी लंच बॉक्स, ठीक है, जियोमेट्री बॉक्स, अ नोटबुक एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल और फ्लोर। आपने क्या करना है, एक फ्लैट बेस वाली वस्तु जैसे कोई खाली लंच बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, कॉपी हो गया, उनको लेना है और उसे मेज या फर्श पे रखना है। जेंटली पुश इट एंड ऑब्जर्व, और इसको हल्की से आपने पुश किया, धक्का दिया और ऑब्जर्व करना है। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, क्या ये कुछ दूरी तक, ठीक है, कुछ दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग इट टू रेस्ट, कि क्या इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है जो उसे रोक देता है। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही
उस ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देकर आपने दोबारा से रिपीट करना है इसे, ठीक है। डज इट स्टॉप अगेन, क्या ये दोबारा स्टॉप हो जाती है। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, क्या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाती है। तो देखते हैं। ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कि धक्का देने पर जो ऑब्जेक्ट है कुछ दूरी तक, है ना, कुछ डिस्टेंस तक सरकने के बाद क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है, कुछ दूरी तक सरकने के बाद। दिस मस्ट बी ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द surfaces ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट। ये जरूर उस फोर्स के कारण होता है जो सरकती हुई ऑब्जेक्ट और मेज या जो फर्श की सरफेस के बीच काम करता है, जो आपस में कांटेक्ट में होती है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फोर्स ऑब्जेक्ट पे उसकी स्पीड की डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है। दिस फोर्स इज व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू अ स्टॉप, और यही फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोकता है। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जब कोई फोर्स किसी दूसरी सरफेस पे चलती है, ठीक है, किसी दूसरी सरफेस पे चलती है या चलने की कोशिश करती है, तब जो फोर्स काम करता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल भी बोल देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कह देते हैं। Friction always acts in a direction opposite to the direction in which the object is moving or trying to move. फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रही हो या चलने की कोशिश कर रही हो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो आपसे पूछ सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन से टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो जो आपका ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि इट राइजेस ड्यू टू टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्यों है ये कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये दो सरफेसेस के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। फ्रिक्शन राइजेस ड्यू टू द irregularities इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब देखो फ्रिक्शन है उन दो सरफेसेस की असमानताओं यानी उबड़ खाबड़पन के कारण होता है जो आपस में कांटेक्ट में हो। इवन सरफेसेस विच अपीयर स्मूथ, इवन दैट कि जो सरफेस हमें स्मूथ दिखाई देती है, चिकनी दिखाई देती है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज। उनमें क्या होता है, देखो जो दो सरफेस, क्या कह रहा है कि जो सरफेस आपको चिकनी दिखाई देती है उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म छोटी छोटी क्या उनमें असमानताएं होती हैं। When placed in contact, the irregularities of two surfaces lock into each other and oppose any effort to move one surface over the other। और जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो उनकी जो irregularities होती हैं वो आपस में फंस जाती है और एक सरफेस को दूसरी सरफेस पर खिसकाने की जो भी मतलब कि वो कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, उसका वो विरोध करती है। तो देखो अब यहाँ पे है कि ये लड़की क्या कह रही है, डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा अगर सरफेस आर रफ, अगर रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सप्लोर, आइए खोज करें। ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन, 5.3 एक्टिविटी को दोबारा से ट्राई करें, बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सरफेसेस सच एज ग्लास, क्लॉथ, वुड, सुरामिक टाइल एंड सैंड, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, आपने जो एक्टिविटी 5.3 की थी ना, आपने इसको दोबारा से करना है, लेकिन इस बार उसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग आपको अलग अलग सरफेस पे रखना है, जैसे कांच पे रख दिया, कपड़े पे रख दिया, लकड़ी पे रख दिया, टाइल और रेत, ठीक है, इन पे रख देना है,
ठीक है, अब हम अलग अलग सरफेस ले रहे हैं। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस एज इन एक्टिविटी 5.3? क्या ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकती है जितनी एक्टिविटी 5.3 में हुई थी? डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल सरफेसेस? क्या ऑब्जेक्ट सभी सरफेसेस पर एक ही दूरी पर रुकती हैं? For different surfaces, the object stop after moving different distances. So we can say that the force of friction depends upon the nature of the substance, nature of the surfaces in contact. कि अलग अलग सरफेसेस पर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि ग्लास की सरफेस पे था तो वैसे ही क्लॉथ की सरफेस पे हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स है जो, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सरफेसेस की नेचर पर। फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेसेस, कि फ्रिक्शन है कहाँ पे ज्यादा होता है? रफ सरफेस पर ज्यादा होता है। A step further, एक कदम आगे। Does the force of friction act only if the objects are moving on solid surfaces? तो देखो अब ये क्या कह रहा है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स केवल तभी काम आता है जब ऑब्जेक्ट सॉलिड सरफेस पे चल रही हो। What about objects moving through liquids and gases? तो उन ऑब्जेक्ट्स का क्या जो लिक्विड या गैसेस में चलती है? Air, water and other liquids also exert force of friction on the objects moving through them. अब क्या कह रहा है, जो हवा है, पानी है और बाकी जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड भी उनके अंदर चलने वाली ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। Hence the objects such as aeroplane, ships, boats or high-speed trains are designed with specific shapes to reduce the force of friction due to the air or water around them. तो क्या कह रहा है कि इसी कारण से देखो हवाई जहाज, जहाज, नाव हो गया या तेज स्पीड की जो रेलगाड़ियां वो स्पेशल शेप की बनाई जाती है ताकि उनके चारों ओर की जो एयर है या पानी के कारण लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स को कम किया जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने फोर्स के बारे में रीड आउट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स की जो टाइप की थी, है ना, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, आज के हमने अपनी इस वीडियो में कॉन्टैक्ट फोर्स को रीड आउट किया है। ठीक है, जिसमें कि कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इन्हें रीड आउट किया है। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। बाकी जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।